गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आज हम बात करते हैं वुड के घोषणा पत्र की। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। में आया था उसका घोषणा पत्र। आप जानते हैं कि कंपनी का आज्ञा पत्र हर 20 वर्ष के बाद रिन्यूअल होता है। तो जब वुड का टाइम आया तब भी आज्ञा पत्र रिन्यूअल ही हुआ था। जैसे 1813 के बाद सीधे 1853 में आज्ञा पत्र जारी हुआ। उस समय ब्रिटिश जो रूल्स थी, जो ब्रिटिश शासन था, उसको ये पता चल गया था कि हम लंबे समय तक भारतीय शिक्षा को अनदेखी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी ही होगी और इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1853 में भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और उस समय यह विचार किया और भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 को जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई और उस समय सर चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1854 की जब शिक्षा नीति बनी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, चार्ल्स वुड या वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे और उन्हीं के नाम पर कंपनी का यह नया दस्तावेज बनाया गया और इसको नाम दिया गया वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच। इनका घोषणा पत्र 100 अनुच्छेद का था और घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की, अगर इस घोषणा पत्र के लागू होने से भारतीय शिक्षा की बहुत ही प्रगति हुई, इसलिए अधिकांश विद्वान इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्या है? ये वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन की संज्ञा इसको दी गई है। आप जानते हैं कि इससे तुरंत ही पहले, जैसे 1813 से अगर हम देखें तो तुरंत ही 1813 में भारत में यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए बात चली कि अब क्या अंग्रेज यहाँ पर केवल शासन ही करे कि शिक्षा की भी कोई बात होनी चाहिए। तो वहाँ पर उसने बताया कि जितने भी कंपनी शासित क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कंपनी करे और इसके लिए मैकाले ने भी सुझाव दिया और मैकाले ने और वेंटिंग ने भी इसके आगे सुझाव दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा हो या जो देसी विद्यालय हैं वो भी ढंग से चले। ऑकलैंड ने भी इसके बारे में बात की। तो जब ये मैकाले की इतनी अच्छी शिक्षा नीति चल ही रही थी तो तुरंत वुड को नई शिक्षा नीति बनाने की क्या जरूरत थी? तो इसके भी अपने रीजन है। वो रीजन ये है कि देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब ये बात किसी के सामने आ जाए कि इस काम को करने से हमें तुरंत ही जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो लोग उस काम को क्यों ना करें। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो लोग अंग्रेजी विद्यालयों में, मिशनरी विद्यालयों में पढ़ते हैं या जिनको अंग्रेजी का नॉलेज है उनको सरकारी नौकरी में अवसर दिए जाएंगे। तो इसलिए लोग देसी विद्यालयों या प्राच्य विद्यालयों को छोड़कर मिशनरी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने लगे। तो अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और अगली बात, शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का स्तर भी ऊंचा उठने लगा और भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत होने लगी और शिक्षा को एक व्यवस्थित और अस्थायी रूप देने का भी प्रयास किया जाने लगा। अधिक समय तक भारतीय को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता, इस बात को ब्रिटिश समझ गए।
और शिक्षा को जन शिक्षा बनाने का भी एक मुहिम चल गया। और भारत में स्त्री शिक्षा मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए भी यह बहुत जरूरी था और भारत के सभी स्तरों में शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए। तो यहाँ पर ये रीजन रखे गए और वुड ने अपनी जो ये 100 दस्तावेज का जो अपना आज्ञा पत्र तैयार किया 100 आर्टिकल्स के, उसमें उन्होंने इन रीजन को रखा कि एक नई शिक्षा नीति इन कारणों से लागू होनी चाहिए। और उसके बाद वुड ने अपने घोषणा पत्र में जो सिफारिशें की, उसने तो 100 अनुच्छेद रखे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बातों को बता रहे हैं, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, और उसके बाद शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, और जन शिक्षा विभाग की स्थापना की उसने बात की। क्वेश्चन ये भी आता है कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात सबसे पहले किसने की, तो वुड ने की। उससे पहले तो आप देखते हैं मैकाले ने कहा कि सरकार के पास इतना धन ही नहीं है कि वो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे या सब लोगों तक शिक्षा पहुंचाए, इसलिए फिल्ट्रेशन एजुकेशन को लागू किया। और फिल्ट्रेशन एजुकेशन के तहत छनन सिद्धांत है कि बड़े लोग अगर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो उच्च जाति के हैं, उच्च वर्ग के हैं, और उनसे शिक्षा छन कर ट्रांसफर होकर निम्न वर्ग तक आएगी। लेकिन वुड ने इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, इसीलिए उन्होंने जन शिक्षा नीति को अपनाया और एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की। उससे पहले तो आप देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था 2 भागों में थी, हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शिक्षा का कोई ग्रेड नहीं था, लेकिन वुड ने शिक्षा की क्रमबद्ध यानी कि ग्रेडिंग एजुकेशन देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो वुड को जाता है। उसने प्राथमिक विद्यालय, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इसका एक ग्रेडिंग बनाया। जैसे प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय। ये एक ग्रेड है, क्रमबद्धता। सबसे पहले हम कौन सी शिक्षा पाते हैं, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। इससे आगे आप जोड़ सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन भी जोड़ सकते हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा। फिर उसके बाद मिडिल शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले वुड ही थे जिन्होंने शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली को, शिक्षा के जो स्तर है इसको ग्रेड में दिखाया कि शिक्षा केवल प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में ना होकर इस तरीके से उसका क्रमबद्ध एक सीक्वेंस बताया। उसके बाद सहायता अनुदान प्रणाली की बात कही इन्होंने। शिक्षा नीति में शिक्षण संस्थाओं में बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे कि विद्यालय अगर जो कोई भी संस्था अपने पास से, चाहे वो निजी संस्था है या सरकारी संस्था है, किसी भी तरीके से चल रही है, तो वहां पर अगर जो गवर्नमेंट कुछ सहायता देती है तो उस सहायता से विद्यालय अपने आप को ग्रोथ कर सकता है और जो भी उसके पास संसाधनों का अभाव है उस संसाधनों को वो ला सकता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम की उसने बात की। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय संदर्भ में शिक्षा को बताया तो गया, लेकिन उसका कोई भी निश्चित पाठचर्या नहीं निश्चित किया गया, तो उसने भारतीय शिक्षा के लिए पाठचर्या निश्चित की। इस घोषणा पत्र में लिखा गया कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भारत के प्रसार होते देखना चाहती है। और उसके बाद शिक्षण विधियों की बात की उसने। घोषणा पत्र में ये साफ बताया गया कि जो लोग, जैसे जो देसी विद्यालय हैं वो तो अपने देसी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, पर मिशनरी विद्यालय जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देते हैं, लेकिन जो देसी विद्यालय अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं वो अंग्रेजी भाषा में भी शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद शिक्षकों की आर्थिक स्थिति की बात की।
वुड ही एक ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले शिक्षकों के पोजीशन यानी कि उनके सम्मान की बात की। उससे पहले शिक्षकों को कोई भी मास्टर नहीं कहता था। मास्टर शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुड ने किया और शिक्षकों के लिए उन्होंने मास्टर शब्द दिया। उसके बाद गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने की उसने बात की। शिक्षण बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं भी खोले गए। उसी टाइम की बात है कि लंदन प्रेसिडेंसी के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन सभी जगह पर विश्वविद्यालय खोले गए। समान शिक्षा की भी बात उसने की, स्त्री शिक्षा की बात की और मुस्लिम शिक्षा की भी बात की उसने। इसको हम कल डिस्क्राइब करते हैं। थैंक्स।